हाई कोर्ट के वकील साहब ने ये पूछा कि आप प्ली क्या दे रहे हो। हमने अखबार की कटिंग के साथ उनको एक प्ली दी कि जी हमारा एक तो रिटन टेस्ट लिया था, उस रिटन टेस्ट के हिसाब से ये भर्ती नहीं हुई। उन्होंने बोले जी ठीक है ये चलेगा। रिटन टेस्ट लेकर के उसको जला दिया गया था, उसके आधार पे भर्ती नहीं हुई। उसके बाद दूसरा हमने उसमें दिया, कटिंग में ही था वो, कि हमारा इंटरव्यू पहले देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है, इसमें 25 नंबर का इंटरव्यू था और ये रिजल्ट है, रिजल्ट में 30 नंबर का इंटरव्यू दे रखा है इन्होंने। तो बोले जी ठीक है ये 2 पॉइंट आपके सही हैं। HSSC के पास ये राइट होता है कि वो अपने क्राइटेरिया, अपने नियम वो चेंज कर सकता है, जबकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी नीचे लिखा हुआ आता है कि सभी नियम व शर्तें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास पेटेंट है, वो उसमें बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव भी तब किया गया कि जब पेपर कंडक्ट करवाया गया 2007 के अंदर, वो सक्सेस नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया था। यहाँ तक कि जींद में मेरा सेंटर था, मेरे रूम में से ही एक कैंडिडेट पेपर लेके पेपर के साथ ही नीचे छलांग लगा गया था, वो लेकर के भाग गया था उसको। इसलिए दोबारा गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किया और उसमें ये था कि भी इंटरव्यू के लिए 8 गुना बुलाने थे। कुछ साथी उसमें रह भी गए थे, लेकिन उसके बाद सभी को इंटरव्यू कॉल की गई और सब ने उस इंटरव्यू को फेस किया। चाहे वो जो आज जो ये कहते हैं कि भी हम गलत हैं, हम वो जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, हम उन्हें ये नहीं कहते कि वो गलत हैं, बट वो इतना ही है कि वो अनसेलेक्टेड है। इंटरव्यू से पहले करना चाहिए था, जब डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सभी को कॉल की गई, ये तभी पता लग गया था। क्योंकि एग्ज़ाम अगर कंडक्ट होता है तो एग्ज़ाम जो पास करके आते हैं उस मेरिट के आधार पे क्राइटेरिया बनाया जाता है और जो जितनी वैकेंसीज हैं उसके 3 गुना को कॉल की जाती है। लेकिन वहाँ क्या हुआ, पेपर को महत्व क्यों नहीं मिला? क्योंकि पेपर सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने, कमीशन ने सभी को इंटरव्यू कॉल किया। अगर इस पर उन्होंने ऐतराज़ जताना था तो उस टाइम जताते, लेकिन इन्होंने एक ही बात की, इन्होंने इंटरव्यू को फेस किया। अगर वो सिलेक्ट हो जाते तो कोई भी चर्चा नहीं थी, ना वो चैलेंज करते। उनके लिए जो सिलेक्ट हो गए उनके लिए वो सही है, जो नहीं सिलेक्ट हुए उनके लिए तो सब कुछ गलत है। अगर मैं उस टाइम सिलेक्ट नहीं होता तो मैं भी कहता जी ये तो प्रक्रिया गलत थी, क्यों चेंज किया, नोटिफिकेशन बताया क्यों नहीं गया हमारे को, जो क्राइटेरिया चेंज किया गया वो हमारे को क्यों नहीं बताया। जबकि आज तक भी, उससे पहले भी इसी क्राइटेरिया पे बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। जो हमारे अगेंस्ट थे, याचिका करता थे, 68 के करीब वो साथी थे, वो स्टार्टिंग से ही जब सिंगल बेंच का डिसीजन आया हाई कोर्ट में, तभी से उन्होंने ये गुहार लगानी शुरू कर दी थी। क्योंकि उन्हें ये उस डिसीजन में दिख गया था कि भी हमारे को कहीं राहत नहीं मिल रही। अब वो शुरू दिन से एक ही चीज़ चाहते थे, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि भी ये गलत है या सही है। सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि हमें एडजस्ट किया जाए। वो स्टार्टिंग से ही, जब फर्स्ट बेंच का हाई कोर्ट का डिसीजन आया, तब से ही वो आज तक भी यही बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा, यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय भाटिया जी करनाल से, उनसे मिलके भी इन्होंने कहा जी हमें एडजस्ट किया जाए। ये जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका इनकी लगी तो तब ये डीओज को एफिडेविट दे करके ये वहीं से सस्पेंशन पे चल रहे थे। हाँ, इनसे लिखवाया गया था कि यदि हमारी नौकरी, हमारा जो केस चला हुआ है, यदि वो हमारे विरुद्ध आ जाता है तो हम कोई वो नहीं करेंगे। तब ये नौकरी पे थे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जब तक केस पे काम कर रहा था, हाँ, उन्हें पता था कि जिस दिन फैसला आ गया, हाँ, अगर उनके वो हित में ना हुआ, हाँ, तो उनकी नौकरी जाएगी। हाँ, पता था उनको। ये उनको 2013 से पता। यस। और इसलिए जिनको पता था, जो दिमाग वाले थे, उन्होंने अपनी नौकरी पे बड़े बड़े लोन भी ले लिए थे दूसरा काम चलाने के लिए। अच्छा। हाँ रेड्डू साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप हमारे भाई हो, सोशल मीडिया पे इस तरह की निराधार बातें करना, इनका कोई वजूद नहीं है। अगर आप प्रूव कर सकते तो आपके जींद में भी धरना लगाओ, आप धरने पे आओ, एक बात भी आप प्रूफ करके दिखाओ, मैं आपका गुनहगार हूं। 1983 पीटीआई 1 सेकंड के अंदर धरना उठा के चले जाएंगे। इस तरह क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो आप? हमने आपको एक बार भी ये नहीं कहा कि आप गलत हो। ठीक है, आप अनसेलेक्टेड हो, आप लड़ाई लड़ो,
फिर क्यों लोगों को ये कहते फिरते हो हमारे बीच में, क्यों आप आते हो कि जी हम संजा होके चलते हैं? किस लिए? आपने कहा भी ये तो 2013 में निकल गए थे, एफिडेविट दे के लगे हुए हैं। एफिडेविट देने से आज कोई 1 किलो चीनी भी नहीं देता, हमारे को सरकार नौकरी दे देगी? मैं बनवाता हूं 10 रुपए का एफिडेविट, किसी दुकानदार के पास ले जाइए, एफिडेविट दे रहा हूं मैं, 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा अगर वो 1 किलो चीनी भी दे देता हूं। और आप तो नौकरी की बात कर रहे हो। इस तरह ये बातें करना बिल्कुल निराधार है और आपको ये चीजें शोभा नहीं देती। आप मीडिया पे बैठ के आप डिबेट दे रहे हो कि जी ये तो जालसाज है। अभी परसों में फेसबुक पे देख रहा था, एक पंचकुला के भाई ने पूरी अपनी वो ऑडियो डाली हुई थी, वीडियो, कि जी ये तो जालसाज है। जालसाज किसको कहते हैं? उससे मैंने फोन पे बात की और उसको नोटिस भी भेज दिया, हमने लीगल नोटिस भेज दिया। जालसाज होते तो सरकार क्यों रखती? 10 साल क्यों रखा? और आज भी कहीं भी आपने भी ये फैसला पढ़ा होगा, कहीं भी हमारे को किसी भी कोर्ट ने, चाहे वो माननीय हाई कोर्ट है, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने हमें तो कहीं दोषी नहीं ठहराया। आप भी एफिडेविट लेके घूम रहे थे, आप ये कह रहे थे जी हमारे को तो कोई राहत मिली। फर्स्ट बेंच में भी जब आपने केस किया, केस में हम हार गए, लेकिन कहीं भी आपको रास्ता नहीं दिखाई दिया उसमें। उसी टाइम आप कहने लग गए जी हम एफिडेविट देते हैं, हमें एडजस्ट करवा दो। झूठ बोलने से, ऐसी निराधार बेबुनियाद बातें करने से क्या हो जाएगा? हम सही हैं, सही थे और सही रहेंगे। इनकी जजमेंट भी मैंने पढ़ी और उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा हुआ है कि इट वाज अ फ्रॉडुलेंट प्रोसीजर। मैं तो तमाम मास्टरों से अभी आग्रह कर आया हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो फ्रॉडुलेंट प्रोसेस है, तो इनको भी, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार के उस समय के जो लोग थे, चाहे वो कमीशन के हो चाहे सरकार के हो, उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा आरोप लगाया है। लोग आके सवाल पूछते हैं, हम भी निकलते हैं घर से, रास्ते में भी जैसे मिलते हैं भी, जब आप सही थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा राजनीतिकरण दिखाया गया, झूठे तथ्य पेश किए गए, राजनीतिक षड्यंत्र था सारा ये जिसका हम शिकार हुए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं थी। हमें कहीं से ये भी पता चला कि ये तो 3 महीने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने तय कर लिया था, डिसीजन आने से पहले ही, कि भी इनको निकालना है। ये सारा सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र था, राजनीतिक रंजिश थी, क्योंकि तत्कालीन सरकार जो थी वो हुड्डा सरकार थी और आज जो सरकार है वो जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार है, जिसमें दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है। सिर्फ एक ये बात थी कि उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला के पिताजी अजय चौटाला, वो जेल में गए, भाई इन्हें भी जेल में डाला जाए। और इसी वजह से पहली बार में ही दुष्यंत चौटाला ने मिलने पे एक ही बात कही कि भाई आप नंदलाल पूनिया जो तत्कालीन चेयरमैन थे और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ आप अपने अपने हल्के में जाके एफआईआर कराओ। भाई रेड्डी साहब, आपने सोशल मीडिया पे कई बार एक स्टेटमेंट दी जी मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं, तो हम 1983 पीटीआई में से आप किसी को भी आवाज दोगे, हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट आपके चैलेंज को स्वीकार करता है। जिस टाइम चाहे, जहां चाहे, आप ओपन डिबेट में आओ, हम आपका चैलेंज स्वीकार करते हैं और पूरे प्रूफ के साथ। ये नहीं कि खाली कहने से भाई ये झूठे हो गए तथ्य, मैं तथ्य के साथ आऊंगा। और मुझे ही नहीं, आप किसी भी साथी को बुलाओ, हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई टेंशन नहीं है इस चीज की।